हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने HPRCA का कोई भी पेपर दिया होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि जो HPRCA है पेपर में दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक तो होते हैं हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दूसरे होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन से एरिया को कवर कर रहे हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो जो आज का हमारा पेपर है वो कौन सा है? साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, पोस्ट कोड 25015। इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पेपर में जो सभी के लिए कॉमन है, कमीशन ने कौन कौन से एरिया को टच किया। तो देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, HPGK, करंट अफेयर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब तक आपने जितने भी पेपर किए हैं तो उसमें आपने एक बार नोटिस की होगी कि इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा आपने एक और बात नोटिस की होगी कि कमीशन जो है वो इन चार एरिया में क्या कर रहा है? फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे इस पेपर में उसने रीजनिंग से, इन चारों को अगर हम कंपेयर करें तो रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, किसी पेपर में आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, किसी में आपको देखने को मिल रहा है कि साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। बाकी ये जितने भी एरिया है इनसे एक जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इनसे सेम है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है हमारी वो इन चार एरिया में है। यानी हमें अपने इन चार एरिया को क्या करना है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर से देखिए, एक तो साइंस में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, इंग्लिश में भी वैसा ही हिसाब है, और रीजनिंग में देखने को आसान लगती है लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी आंसर नहीं निकलते। तो इन चार एरिया में हमें ज्यादा ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को शुरू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। तो हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है नीचे, इसमें से किस पार्ट में एरर है। रमन स्पोक वेरी सॉफ्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर टू हियर हिज आइडिया। तो अगर आप यहां देखोगे, स्पोक क्या है? हमारी वर्ब है। ठीक है, रमन क्या कर रहा है? स्पोक। रमन क्या कर रहा है? स्पोक कर रहा है, बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है? वेरी सॉफ्ट। तो यहाँ पर बात करने के बारे में बोला जा रहा है कि कैसी बात की? वेरी सॉफ्ट। जो वर्ब को मॉडिफाई करें उन्हें क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सॉफ्ट वर्ड है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो सॉफ्ट वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है ये? एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर ये इसके लिए यूज किया जा रहा है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। स्पोक को क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है। जब कोई चीज वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो रमन स्पोक वेरी सॉफ्टली, यहाँ पर क्या होगा? हमारा सॉफ्टली होगा। तो ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट, हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। द एजुकेटर इम्प्लॉयड एन सटल, मल्टीफेक्टेड एंड कॉन्टेक्चुअली सेंसिटिव अप्रोच टू पेडागोजी। तो हमें बताना है कि जो इन चारों वर्ड के ग्रुप को क्या कर सके? रिप्लेस कर सके। उन चारों में से, इन चारों में से वो कौन सा वर्ड है? तो अगर आप देखोगे, जो सटल वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, जो आसानी से ना समझा जा सके। और यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास ऑप्शन बी में, न्यूआंस्ड। ठीक है, ये जो वर्ड है हमारे इन चारों वर्ड्स को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा हम ऑप्शन ए को भी देख लेते हैं। इन्फेंटाइल, चाइल्डिश और इमेच्योर का ये मतलब होता है। एरोनियस, एरोनियस का क्या मतलब होता है? रॉन्ग और इनकरेक्ट। ठीक है, एरोनियस का क्या मतलब होता है? देखिए, इस वर्ड में एरर छिपा है ना, तो एरर से हमें ध्यान रखना है एरोनियस, रॉन्ग और इनकरेक्ट। कोरस, रफ और क्रूड, जो क्या है? अपोजिट है सटल का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। द गवर्नमेंट प्लान टू रिसेंट न्यू लेजिस्लेशन टू एड्रेस एनवायरमेंट कंसर्न एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ये पूछा गया है हमारे पास। ये जो वर्ड है ना यहाँ ब्रैकेट में, इसका हमें बताना है अपोजिट वर्ड। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। क्या होता है? रद्द कर देना। ठीक है, रद्द कर देना। यानी कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर रद्द करने की बात कर रही है, लेकिन अब क्या करेगी? इसका अपोजिट क्या होगा? इनेक्ट करेगी। क्या करेगी? लागू करेगी। तो इनेक्ट इज द राइट आंसर होगा। रीमेक का भी क्या मतलब हुआ? फिर से बनाना। तो लागू करना तो नहीं हुआ। अमेंड का भी क्या मतलब होता है? बदलाव के साथ उसे पेश करना। रिपेल का मतलब कि उसे रद्द कर देना। यानी रिसेंट का जो हमारे पास सिनोनिम्स है वो है रिपेल। देखिए, जो रिसेंट का मतलब होता है वो होता है कैंसल, रिवोक, रिपेल। ठीक है, यहाँ पर इनेक्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को एक्शन में लाना या फिर मेक इट ऑफिशियल। रिपेल का भी क्या मतलब होता है? रिपेल का भी मतलब होता है रद्द कर देना। यानी रिपेल है सिनोनिम है किसका? रिसेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू ऐड फ्यूल टू द फायर।
ये हमें बताया गया है। ये हिंदी में हम बहुत पढ़ते हैं कहावत को, ठीक है। अब देखिए इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, किसी की खराब सिचुएशन में उसे कुछ ऐसे वर्ड कहना या ऐसी उसकी परिस्थिति को कर देना कि उससे भी ज्यादा उसके बदतर हालत हो जाए। तो देखिए टू हेल्प समवन तो नहीं होगा, टू सपोर्ट अ फ्रेंड भी नहीं होगा, टू कुक अ फूड भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे, शाउटिंग एट हिम while he was already angry only added fuel to the fire। कोई गुस्सा हो, उसके साथ उसके ऊपर और चिल्लाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो यही इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, सिलेक्ट द, अब आ जाते हैं हमारे पास रीजनिंग पे। तो देखिए इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग। सिलेक्ट द पेयर विच फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलो बाय 2 सेट ऑफ पेयर गिवन बिलो, बोथ पेयर फॉलो द सेम पैटर्न। देखिए सबसे पहले तो हमारे को कमीशन जो है इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, वो 2 पैटर्न देता है, यानी वो 2 एग्जाम्पल देता है जिसमें सेम पैटर्न होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो वो पैटर्न पहचानना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे के से जी पे जा रहा है, ठीक है। के कहाँ को जा रहा है, जी को जा रहा है, बैक जा रहा है। कितनी पोजीशन बैक जा रहा है, 4 पोजीशन बैक जा रहा है। वैसे ही एल है वो भी बैक जा रहा है 4 पोजीशन एच पे। एन बैक जा रहा है 4 पोजीशन जे पे। क्यू बैक जा रहा है 4 पोजीशन एम पे। देखिए अगर एक बार हम देख लेते हैं, के हमारा यहाँ है, के 4 पोजीशन बैक गया, कहाँ पर पहुंचेगा, जी पे, ठीक है। एल हमारा यहाँ पर है, 4 पोजीशन बैक गया, कहाँ पर पहुंचेगा, एच पे। एन हमारा यहाँ पर है, 4 पोजीशन बैक जाएगा तो कहां पर पहुंचेगा, जे पे। और क्यू हमारा यहाँ पर है, 4 पोजीशन बैक गया तो कहां पर पहुंचेगा वो, एम पे, ठीक है। तो अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। डी यहाँ पर है हमारा, 4 पोजीशन बैक जाएगा तो कहां पर पहुंचेगा, 1 2 3 4 जेड पे पहुंचेगा। वैसे ही आर हमारा कहाँ है, आर है हमारा यहाँ पर, 4 पोजीशन बैक जाएगा, 1 2 3 4 एन पे पहुंचेगा। अब हमें यहाँ से पता चल गया जो इसमें पैटर्न है वो क्या है, जो वर्ड है वो 4 पोजीशन पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ताकि हमारे को दूसरा सेट मिल सके, ठीक है। अगर अब यहाँ पर देखें, डी है, डी यहाँ पर है, डी के बाद वो बी पे गया तो यहाँ पर तो 4 पोजीशन वो बैक गया ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। पी को देखें, जो पी है हमारा वो यहाँ पर है, 1 2 3 4, तो एल आ गया, चलो यहाँ पर हो गया। बी को देख लेते हैं, बी हमारा इधर है, 1 2 3 4, आर भी हो गया। एस हमारा इधर है, 1 2 3 4, जी 1 2 3, तो यहाँ पर डी के साथ ये मैच नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ए को देखें, ए एक्स पे गया है, 1 2 3 3 पे गया है, सी भी नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा तो डी को देख लेते हैं। जे हमारा इधर है, जे से 4 पीछे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 एफ पे पहुंचेगा। पी कहाँ है हमारा, पी हमारा इधर है, पी से 4 पोजीशन पीछे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 4 एल पे पहुंचेगा। एम 4 पोजीशन बैक जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 4 आई पे। एस 4 पोजीशन पीछे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 4 ओ पे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर जो वर्ड है वो 4 पोजीशन पीछे जा रहा है ताकि हमारे को न्यू सेट मिल सके, वर्ड का न्यू सेट मिल सके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज bird fly high is coded as TYASDF and I love birds is coded as ZXDFQR. How bird coded in the given language? All coded are 2 letters coded only. तो ये 2 letter coded है, ठीक है। अगर आप देखेंगे बर्ड्स के ऊपर क्या लिखे हम, TYASDF, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बर्ड्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों वर्ड में कॉमन है, तो आप देखोगे डीएफ कॉमन है। क्या है, डीएफ कॉमन है, यानी वर्ड के लिए क्या यूज हुआ है, डीएफ। वर्ड के लिए क्या यूज हुआ है, डीएफ यूज हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बर्ड्स के ऊपर अगर बर्ड्स के यहाँ पर टीवाई लिखा है तो टीवाई यूज होगा। हमें देखना पड़ता है कि कॉमन वर्ड इन दोनों में कौन सा आया, तो कौन सा आया था, डीएफ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे से इसमें क्या पूछा था, बर्ड से ही पूछा था, तो बर्ड का क्या है, डीएफ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए द ओनली वर्ड कॉमन टू बोथ इज बर्ड, ठीक है। द ओनली कोड कॉमन टू बोथ सेट्स इज डीएफ, तो डीएफ इज द राइट आंसर। हमें कॉमन वर्ड ढूंढना है, फिर कॉमन कोड ढूंढना है, और यहाँ फिर हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, कौन सा इनमें से नंबर रिप्लेस करेगा इस क्वेश्चन मार्क को इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। तो सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20, यानी 3 3 के गैप पे यहाँ पर नंबर में तो 20 आ जाएगा।
तो 20 आ जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन बचे, बाकी ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम अपने 2 ऑप्शन पे बचे हैं। फिर आप बाकी पैटर्न पहचानते हैं, ठीक है? अगर आप बाकी पैटर्न पहचानोगे तो क्या मिलेगा? सी से अगर हम आई को गए, देखिए अब सी से सबसे पहले आई पे जा रहे हैं, तो कितने नंबर आगे जा रहा है? 6 नंबर, ठीक है? वाई जो है वो एस पे जा रहा है, यानी बैक जा रहा है, तो कितने नंबर बैक जा रहा है वाई? 6 नंबर। कितने नंबर बैक जा रहा है? 6 नंबर। जी जो है वो किस पे जा रहा है? एल पे जा रहा है। तो जो जी है वो एल पे जा रहा है, तो कितने नंबर आगे जा रहा है? 5 नंबर। तो पैटर्न यहां से क्या पता चला कि जो फर्स्ट नंबर है वो 6 नंबर आगे जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है। जो वाई है वो 6 नंबर बैकवर्ड जा रहा है, और जो जी है वो 5 नंबर फॉरवर्ड जा रहा है। तो हमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये लॉजिक जो है वो फॉलो करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट लॉजिक को फॉलो करते हुए लास्ट नंबर पे, तो देखिए यू जी वी, यहाँ पर यू है, यानी हमारे को 6 नंबर फॉरवर्ड जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो ए आ गया। नंबर तो हमने पहले ही लिख रखा है, 20 आएगा। उसके बाद जी, जी कितना बैकवर्ड जाएगा? 6 नंबर। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारे पास फिर से ए। वी कितना आगे जाएगा? 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास ए। ए ए ए 20, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और सी में से भी कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनिंग के ही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने देखा था रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा है। तो देखिए 6 फ्रेंड्स के एल एम एन क्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एन सिट टू द थर्ड टू द राइट ऑफ आर, के सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। तो हमें बताना है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड क्यू। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड क्यू, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर हम देखें ये हमारे पास हमने 6 कॉलम बना लिए, उसके बाद इन सभी का फेस कहाँ को है? नॉर्थ को है। तो हमारा नॉर्थ कहाँ को होता है? यहाँ को है, ठीक है। तो यानी कि ये सबका क्या हो गया? लेफ्ट, और ये सबका क्या हो गया? राइट हो गया। अब उसके बाद अपने स्टेटमेंट पढ़नी शुरू करते हैं। नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठेगा, यानी के इस तरफ कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एम के बीच में ओनली 2 पीपल सिट होंगे, ठीक है। तो अगर हम के को यहाँ बिठा दे, एम को यहाँ बिठा दे, देखिए अगर हमने के को यहाँ बिठाया तो के इस तरफ तो कोई बैठ सकता है, के लेफ्ट तरफ कोई भी नहीं बैठेगा। तो हमने के को यहाँ बिठा दिया और एम को यहाँ रख दिया, और इन दोनों के बीच में कितने पीपल बैठ सकते हैं? कितने पीपल बैठ सकते हैं? 2 पीपल बैठ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। एन सिट टू द थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एन कहाँ बैठेगा? थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में। तो अभी आर की अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। के सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, के कहाँ बैठेगा? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर के बीच में। के कहाँ बैठेगा? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर के बीच में, यानी हमारे को पहले आर को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एम क्या है? इमीडिएट नेबर है किसका? एल का। तो एल यानी कि या तो यहाँ आ सकता है एल, या तो यहाँ आ सकता है। 2 पोजीशन तय होगी ना, क्योंकि यहाँ से भी ये इसका नेबर है और यहाँ से भी इसका नेबर है। अब उसके बाद देखते हैं एन सिट टू द थर्ड राइट ऑफ आर, जो एन है वो थर्ड राइट ऑफ आर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आर को हम कहाँ बिठाएंगे? अगर हम यहाँ आर को बिठाएंगे तो इस तरफ को तो कोई जगह नहीं बची। तो देखिए आर को अगर हमने यहाँ बिठाया, यहाँ पर के बैठ चुका है, यहाँ पर एम बैठ चुका है। आर के थर्ड राइट ऑफ में कौन बैठा है? एन बैठा है। 1 2 3, तो यहाँ पर बैठ गया हमारा एन, यहाँ पर बैठ गया एल, क्योंकि एल क्या है? नेबर है किसका? यहाँ एल नहीं होगा, एम का। देन आता है हमारे पास और कोई पॉइंट बचा हमारा, क्यू के बारे में हमारे को कुछ नहीं बोला गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड क्यू, यहाँ पर हमने बिठा दिया क्यू, क्योंकि एक ही पोजीशन बची तो हमने क्यू बिठा दिया। ये बोल रहे हैं आर और क्यू के बीच में कितने पीपल बैठे हैं? तो एल एम एन कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो हमें लाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम पीपल को, पर्सन को बिठाते जाएंगे, उसके बाद हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एच के एन ओ टी एंड सी लिव्स ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर 6 डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं कौन? ये 6 पीपल सेम बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, द अबव फ्लोर the floor above it number 2 and so on till the top most floor is number 6। देखिए अगर हम इसे एक बारी बनाएं तो ऐसा है कुछ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को इन्होंने क्या नाम दिया है? 1 नाम दिया है, ठीक है। एच लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 4। तो देखिए इवन नंबर कौन कौन से हो गए? एक ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ। 4 पे तो वो रह नहीं सकता, कौन हमारा?
जो एच है वो 4 पे नहीं रहेगा, यानी इन दोनों पोजीशन में से वो एक पोजीशन पे है। तो अभी आगे पढ़ते हैं कि कहाँ पर बैठेंगे बिठाएंगे हम। ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन एच एंड के। एच एंड के के बीच में सिर्फ 2 पीपल बैठ सकते हैं। एच और के बीच में कितने पीपल बैठ सकते हैं? 2। देखिए अगर हमने एच को यहाँ बिठा दिया तो भी 2 पीपल बैठ सकते हैं इनके बीच में, एच और के बीच में। अगर हमने एच को इधर बिठा दिया और के को इधर बिठा दिया तब भी 2 पीपल बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओ लिव्स इमीडिएट बिलो सी। ओ जो है वो किसके बिल्कुल बिलो में रहता है? सी के। एंड सी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। जो सी है वो कहाँ पर रहता है? इवन नंबर फ्लोर पे। देखिए सी और एच कहाँ रहते हैं? इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन जो एच है हमारा वो 4 फ्लोर पे नहीं रह सकता। ठीक है। टी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। जो टी है वो कहाँ रहता है? ऑड नंबर पे। ओनली 2 पीपल लिव्स बिलो के। के बिलो में कितने पीपल रहते हैं? 2 पीपल रहते हैं। अब यहाँ पर के की बात हो गई। अब इस लाइन को पकड़ते हैं। ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन के एच एंड के। एच और के बीच में कितने पीपल रहते हैं? 2 पीपल रहते हैं। तो एच को हमने यहाँ बिठा दिया, के को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है। और के बिलो में भी 2 पीपल हो गए ना। ये वाली स्टेटमेंट भी सही होगी हमारी, और ये वाली भी सही होगी, और ये वाली भी सही होगी। इन्होंने कहा था कि 2 पीपल ही रह सकते हैं एच और के बीच में। एच और के बीच में 2 पीपल रह सकते हैं, वो हमने बिठा दिया। और इन्होंने एक और बात कही थी कि ओनली 2 पीपल लिव बिलो के बिलो में सिर्फ 2 पीपल रह सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट थी उससे ये डायग्राम बन गया। ठीक है। अब फिर से बैठ जाते हैं। एच लिव ऑन एन इवन नंबर हमने बिठा दिया 6 पे, 4 पे तो नहीं बैठेगा। अब आता है कि जो सी है वो भी किस पे रहता है? इवन नंबर पे रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ओ लिव्स इमीडिएट बिलो सी। जो ओ है सी के बिलो में रहता है। ठीक है। जो ओ है वो सी के बिलो में रहता है। अब देखिए सी को हम यहाँ बिठाएंगे तो बिलो में तो क्या है? के आ गया, तो सी को यहीं बिठाना पड़ेगा और इसके बिलो में क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट टी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। जो टी है वो यहाँ पर रहेगा ऑड नंबर फ्लोर में। अब कौन बचा? एच हो गया, के हो गया, एन बचा। अब एन को भी हमने यहाँ पर सेटल डाउन कर दिया। हु लिव ऑन फ्लोर नंबर 2? कौन है फ्लोर नंबर 2 पे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो हमारे पास सी है वो कौन है हमारे पास? फ्लोर नंबर सी है वो कौन है? फ्लोर नंबर 2 पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमें क्या करना है? पहले एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर जो जो स्टेटमेंट लिंक हो रही है उसको लिंक करना है, कनेक्ट करना है, फिर उनको बिठा देना है, फिर से एक और बार स्टेटमेंट पढ़नी है ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच सकें। देखिए अभी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास select the pair which follow the same pattern as that follow by two set of pair given below. Both pair follow the same pattern. अगर आप देखोगे कमीशन ये जो सेम पैटर्न है इससे बहुत सवाल पूछ रहा है, तो यानी कि हमारे को इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखेंगे अगर हम, देखिए अब क्या बोल रहा है, एक बार एबीसीडी देख लेते हैं हम अपनी। तो देखिए ई एच डी जी जे एफ। ई हमारे पास इधर है, ई से कहाँ को गया? जी पे गया। ई 1 2 3 1 2 सॉरी कितने पोजीशन आगे गए? 2 पोजीशन। ई कितने पोजीशन आगे गया हमारा? 2 पोजीशन। एच हमारा इधर है 1 2 2 पोजीशन। डी हमारा इधर है 1 2 2 पोजीशन। कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। 2 पोजीशन कहाँ जा रहा है? ये हमारा आगे जा रहा है। जो हमारा ई एच डी है और जी जे एफ है, ये क्या कर रहे हैं? हमारे 2 2 पोजीशन आगे को शिफ्ट फॉरवर्ड। देखिए शिफ्टिंग ईच लेटर फॉरवर्ड बाय 2 पोजीशन इन द अल्फाबेट। वैसे ही सी डी ई एफ जी एच बी सी डी, ये हो गया। अब यहां पर देखना है हमारे को, एच के बाद जे आ गया। ठीक है। के के बाद क्या आएगा? एम आ गया। जी के बाद क्या आ जाना चाहिए था? आई। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में हमारे को मिल गया। ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा है सेम पैटर्न फॉलो करता है। देन एच को देखते हैं। एच के बाद क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। यहाँ पर आई आया, ये गलत हो गया। के बाद एम आना चाहिए था, तो एम ही आ गया। लेकिन जी के बाद क्या आना चाहिए था? आई आना चाहिए था, तो ये गलत हुआ। एच के बाद क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए, ये सही हो गया। जे के बाद क्या आना चाहिए? जे के बाद आना चाहिए हमारा एल, तो एल नहीं आया, ये गलत हो गया। एच के बाद क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हर लेटर कितनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है? 2 पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। ठीक है। 5 नंबर दिए हैं, कितने डिजिट के हैं? 3 डिजिट के हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये इनका लेफ्ट है, ये इनका राइट है। एग्जाम्पल 6 9 7। फर्स्ट डिजिट कौन सी है? 6, सेकंड 9 और थर्ड 7। 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो 7 है, सेकंड 4 है एंड थर्ड क्या है? 5 है। नोट
ऑल ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितने भी ऑपरेशन है वो कहाँ से होंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ को होंगे। कहाँ से होंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ को होंगे। What will be the resultant if second digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number? तो सबसे पहले तो हमारे को पता करना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है और पता करना है कि लोएस्ट नंबर कौन सा है। फिर उनकी कौन सी डिजिट लेनी है, हाईएस्ट नंबर की लेनी है सेकंड, ठीक है, और लोएस्ट नंबर की कौन सी लेनी है, सेकंड डिजिट, दोनों की लेनी है सेकंड डिजिट। तो देखिए, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, अगर हम देखें 914, ठीक है। लोएस्ट नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर है हमारे पास 725, ये हो गया हमारे पास। आइडेंटिफाई द सेकंड डिजिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिजिट आर काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से काउंट हो रही है, लेफ्ट टू राइट काउंट हो रही है। जैसे 697 दिया था तो 697 में 6 पहली थी, 9 दूसरी थी और 7, 9 दूसरी थी और 7 तीसरी थी, तो 9 थी दूसरी। तो वैसे ही इसमें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट कौन सी है, 1, इसमें सेकंड डिजिट कौन सी है, 2, ठीक है। अब क्या बोला है, what will be the resultant if second digit of the highest number is added? जब ऐड करेंगे इन दोनों को, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कमीशन पूछ रहा है, देखने को मिल रहे हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनिंग का। ये आप देख रहे हैं रीजनिंग का, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट इज गिवन, रीअरेंज ऑल द सेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे को कुछ स्टेटमेंट दी है, हमें इनको रीअरेंज करना है ताकि एक हमारे को स्टेटमेंट मिल सके, ठीक है। तो अगर हम देखिए, पुअर हाउसिंग इंक्रीज अवर मेकिंग इट एसेंशियल फॉर vulnerability to climate change to be climate resilient our homes and housing system। तो देखिए ये दिया है हमारे को, तो अगर हम इसमें देखें, देखिए क्या होगा, पुअर हाउसिंग इंक्रीज अवर, पुअर हाउसिंग इंक्रीज अवर, ओ पहले पे आया, vulnerability टू क्लाइमेट चेंज, क्यू आया, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर, पी आ गया, देन क्या आएगा, एस आएगा एंड देन आएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है, ये ओ सबसे पहले आया, ओ देन क्या आएगा, क्यू, देन अगर हम देखेंगे तो पी, फिर आया हमारे पास एस एंड देन आया आर, ओ क्यू पी एस आर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारे पास इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा इसमें सही। तो इसको अरेंज करना, ये वाले जो टाइप है ये पहले कमीशन नहीं पूछता था, अब इसने पूछने शुरू कर दिया, तो ये वाला टाइप भी हमारे को देखना है। बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 are like in certain way and thus form a group, which is the one that does not belong to that group। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इन चारों में से जो 3 है वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी जो उसमें पैटर्न है वो सेम है, बाकी एक डिफरेंट है, तो हमारे को उस डिफरेंट ग्रुप को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ऑड मैन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वोवल ऑन देयर पोजिशन इन द लेटर क्लस्टर। यहाँ पर इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है आपको कि ऑड कॉन्सोनेंट और वोवल के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर पैटर्न को अगर हम पहचाने तो आई ई बी, तो आई कितने नंबर पे आता है, 9, ई 5 और बी 2 पे। डिफरेंस अगर हम देखें -4 -3, -4 हुआ एंड -3 हुआ। पहले ये -4 पोजीशन पीछे पे बैकवर्ड गया और फिर उसके बाद ये -3 पोजीशन बैकवर्ड गया, यानी ये बैकवर्ड जा रहे हैं। 4 बैकवर्ड गए, फिर 3 बैकवर्ड गए। ऐसे ही जो पी है वो कितने पे आता है, 16 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, 9 कितने पे, आई कितने पे आता है, 9 पे। डिफरेंस अगर हम देखें, इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 16 में से 13 गया -3, बैकवर्ड जा रहा है ना ये, तो माइनस लगता है। 13 में से 9 गए -4, तो ये -3 -4 हुआ। यहाँ पर क्या था पैटर्न, -4 -3। ई ए एक्स को अगर हम देखें 5 1 24, 5 में से ये बैकवर्ड गया ई तो 1 पे पहुंचा, यानी -4। जो 1 है वो बैकवर्ड गया 24 पे पहुंचा, यानी -3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी ए वाला पैटर्न फॉलो हुआ। अब एक बार डी को देख लेते हैं। डी का था 3 25 22। यहाँ पर हमारे को क्या लिखनी पड़ेगी, ABCD में इनकी नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं। सी 3 पे था, 3 से 25 पे गया तो -4, ठीक है। 25 से ये V पे गया तो -3। अगर आप देखोगे ACD में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, -4, पहले ये 4 पोजीशन बैकवर्ड जा रहे हैं, फिर ये 3 पोजीशन बैकवर्ड जा रहे हैं। जो फर्स्ट वर्ड है 4 पोजीशन बैकवर्ड गया, फिर नेक्स्ट वर्ड मिला, फिर वो वर्ड 3 पोजीशन बैकवर्ड गया तो नेक्स्ट वर्ड मिला। अगर आप देखोगे बी में ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, पहले वो 3 पोजीशन बैकवर्ड गए, फिर वो 4 पोजीशन बैकवर्ड गए। तो हमारे पास जो ऑड वन है वो कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना रीजनिंग का। ये refer to the following letter, symbol, number series and answer the question counting to be done from left to right only। यहाँ पर कमीशन ने पहले ही मेंशन कर दिया है, जो काउंटिंग है वो लेफ्ट से राइट को होनी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर। ठीक है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो ये यहाँ पर एक सिंबल है, ये इस तरफ को क्या होना चाहिए, इसके इस तरफ को होना चाहिए लेटर कोई। ठीक है, और इस तरफ को क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर, और इस तरफ को क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। और काउंटिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट टू राइट करनी है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पूछा है, सिंबल को देखना है हमारे को। ये सिंबल है, इसके इस तरफ कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में इसके क्या है, लेटर है, जबकि हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। यहाँ पर ये सिंबल है, इसके इस तरफ को क्या है, लेटर लेटर है। ठीक है, इस तरफ को क्या है, सिंबल है, जबकि यहाँ को क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था। ये अब सिंबल है, इसके इस तरफ को क्या है, सिंबल है, और इस तरफ को नंबर है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, इस तरफ को लेटर चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए था हमें, लेटर चाहिए था। अगर अब आप देखोगे, देखिए ये हमारा नंबर है, नंबर सिंबल देखने हैं हमें सिर्फ, ये रहा हमारा सिंबल, सिंबल की इस तरफ लेटर चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये रहा हमारा सिंबल, इस सिंबल की इस तरफ को सिंबल है, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई देखना है, यहाँ पर भी नहीं मिला हमें। अब ये देखिए, ये हमारा सिंबल है, लेकिन इस तरफ को क्या है, लेटर है, इस तरफ को भी लेटर है। फिर और सिंबल ढूंढते हैं, इस सिंबल के दोनों तरफ को लेटर है, ये भी नहीं हुआ। ये रहा हमारा एक सिंबल, इस तरफ को क्या है, लेटर है, इस तरफ को क्या है, नंबर है। यही एक ऐसा मिला हमें जो जिसके इसमें ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। यानी कि अगर आप इसको देखोगे डॉलर के साइन को, तो इस तरफ को लेटर है V और इस तरफ को नंबर है 1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिर्फ एक मिला हमें, बाकी नहीं मिले कोई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्टडी द फॉलोइंग 5 3 डिजिट नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे को फिर से 5 नंबर आ गए 3 डिजिट के। ठीक है, और इसमें फर्स्ट डिजिट क्या होगा हमारे पास, 6 9 7 है, तो लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं। ये लेफ्ट की ये होगी फर्स्ट डिजिट, ये होगी सेकंड, और ये होगी हमारे पास थर्ड। ठीक है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। इफ 2 इज एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर, ये बोल रहे हैं अगर हम 2 ऐड कर दें हर डिजिट के सेकंड नंबर में, यानी 3 + 2 5, 2 + 2 4, 6 + 2 8, 1 + 2 3, 7 + 2 9। ठीक है, इन हाउ मेनी नंबर विल बी द सेकंड डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द थर्ड डिजिट। अब हमें बताना है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा बताना है हमें देख के। देखिए अगर हम ऐसे देखें 532 दिया गया है, तो सेकंड डिजिट है 3। अब 3 में क्या प्लस करना है, हमें 2 प्लस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे को लिखा है 3 + 2 हो जाएगा 5, तो न्यू डिजिट जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 5 5 2। अब 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7 2 8, 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 7 4 8 बन जाएगा। ये 4 8 से जो 4 है वो 8 से, देखिए यहाँ पर 4 अंदर जाएगा और 8 बाहर आएगा, तो ये डिवाइड नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, यहाँ पर 8 होता 4 होता, तब तो ये डिवाइड हो जाना था, लेकिन ये 8 बाहर है और 4 अंदर है, ये नहीं होगा। 2 6 8, 6 में 2 प्लस किए तो 8 बन गया, 2 8 8 बन गया, तो ये हो जाता है डिवाइड। 8 1 जा 8। ठीक है, 415, 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, 435 आ गया, और जो 3 है वो 5 से भाग नहीं होता। 372, 7 + 2 9 हो जाते हैं। 392, जो 9 है वो 2 से भाग नहीं होता, तो जो हमारे पास भाग हो जाता है वो कौन सा है, ऑप्शन, अगर हम नंबर देखें 268, जो बन के 288 बन जाता है, तो एक ही है। कौन सा है, एक ही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओनली 1 मिल रहा है ना हमारे पास, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंदी का। तो आपने देखे रीजनिंग के हमारे पास इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे, तो वो थोड़े, अगर हमने टाइम भी लग रहा है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप टाइम कम हो जाएगा। उपयुक्त क्रिया का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बछड़ा गाय का दूध क्या करता है, गरमाता है, निगलता है, गिराता है, पीता है। क्या करता है, बछड़ा गाय का दूध पीता। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का क्या तात्पर्य है, निर्लज होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत गर्मी पड़ना, बबूल के पेड़ में आग लगना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किसी अंश में त्रुटि है, हमें क्या करना है, उस त्रुटि को पहचानना है। जैसे हम इंग्लिश में पहचानते हैं वैसे हिंदी में पहचानना है। कल की वर्षा ने वातावरण को अत्यधिक सुहावना बना दिया, प्रकृति की सुंदरता देखने योग्य थी। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ना, कल की वर्षा ने, तो हमने देखा यहाँ पर वा देखे हमने, तो हमें लगा कि वातावरण होगा, तो हमने फ्लो में वातावरण बोल दिया। वैसे हम फ्लो में वातावरण को देखेंगे कि ये वातावरण ही है, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास लिखा हुआ इधर, वातावरण।
क्या लिखा है? वातावरण, जबकि क्या होता है? वातावरण होता है। क्या होता है? वातावरण होता है। यानी यहाँ पर ही त्रुटि दिख रही है। तो ये कहाँ पर आ रहा है वातावरण वर्ड? देखिए कल की वर्षा ने वातावरण, वातावरण नहीं होता, वातावरण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 9 2 11 होना, मुहावरे का तात्पर्य क्या है? 9 2 11 होना, अचानक गायब हो जाना, सो जाना, गिनती करना, जीत जाना। तो देखिए 9 2 11 होना, अचानक गायब हो जाना। दी गए वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द चुने। मैंने अपने डैश पांव से जूता उतारा। देखिए दाएं, दाई, दाएं, दावे। ठीक है, तो दाएं क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने अपने दाएं पांव से जूता उतारा। दाएं था ये इधर, लेकिन दाएं लगेगा इसमें। ठीक है, ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइंस का। अब हमने क्या, साइंस का जो पहला सवाल है वो है, अब देखिए साइंस का पहला सवाल है विच टाइप ऑफ डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू पैथोजेंस। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन को फैल सके उन डिजीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो देखिए आपको यहाँ पर इस वर्ड से ही मतलब पता चल रहा होगा, कम्युनिकेबल। क्या है? कम्युनिकेबल। जो कोरोना था वो कैसी डिजीज थी? कम्युनिकेबल। कैसी डिजीज थी वो? कम्युनिकेबल डिजीज थी। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही थी। ठीक है, हाउ आर द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड? देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस से इसमें सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या फर्क है, कैसे रिलेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखिए अगर हम देखें इसका क्या आंसर सही होगा कि कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर एक लॉन्गर वेवलेंथ है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? कम होती है। सबसे पहले तो हमारे को इस बात को याद करना होता है, ध्यान में रखना होता है कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अगर हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो यानी कि ये हमें पता होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा हमें इसके बारे में थोड़ा और भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप अगर देखोगे कमीशन ने अब तक इससे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो सबसे पहले तो हमें इनकी अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रा, यहाँ पर आ गया विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। ठीक है, तो यानी विजुअल के इस तरफ वाली भी पता होनी चाहिए, विजिबल के इस तरफ वाली भी पता होनी चाहिए, और इनका पैटर्न भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है? यहाँ पर ये लॉन्गर वेवलेंथ है क्योंकि इतने से एरिया को कवर करने के लिए देखिए यहाँ पर ये इतना एरिया लगा, इसका ये लगा हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ होता है ना। देखिए वेवलेंथ में क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है जब हम पढ़ते हैं वेवलेंथ को। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कवर हो रहा है, और यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट में 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर ये आ रहा है ना, ये ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर ये एक ही आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लॉन्गर वेवलेंथ का किसमें लॉन्गर वेवलेंथ है। तो रेडियो वेव की, देखिए रेडियो वेव की एज कम्पेयर टू गामा में, एज कम्पेयर टू गामा के लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है। ये पता चल गया आपको। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। तो अगर आप देखेंगे, देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज होना मतलब यहाँ पर थोड़ी ये टाइट टाइट चल रही है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा ये इसका थोड़ी ये ओपन हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे वेवलेंथ इस तरफ को इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी किस तरफ को इंक्रीज करेगी? एनर्जी किस तरफ को इंक्रीज करेगी? अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी इस तरफ को इंक्रीज करेगी, क्योंकि क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ है तो क्या होगी? हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पर हमारी लॉन्गर वेवलेंथ है तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इस तरफ को इंक्रीज कर रही है, इस तरफ को, इस तरफ को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर कम, फिर ज्यादा, 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 फिर ज्यादा। वेवलेंथ भी कैसे वो कर रही है इंक्रीज? इस तरफ को, यहाँ पर कम, फिर ज्यादा, ज्यादा, फिर ज्यादा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन के द्वारा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 4 हमारे पास दे दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम दे दिए थे। ठीक है, वो कैसे दिए थे? माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड गामा। अब बोला गया था कि किस इनमें से किसकी जो हमारे पास किसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो हमें इनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट, कि ये कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है। तभी हम बता पाएंगे कि माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा है और सबसे कम गामा की है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, RMIVUXG। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए रेडियो वेव रेडियो में, माइक्रोवेव्स रेडियो और टीवी में, माइक्रोवेव्स माइक्रो ओवन में। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में। उसके आ गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का आप यूज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विजुअल लाइट का होता है जिससे हम सारी चीजें देख सकते हैं इस अर्थ में जितनी भी है। ठीक है,
अर्थ पे जो जो चीजें हमें विजिबल है वो किस वजह से विजिबल है, विजिबल लाइट की वजह से, ठीक है। देन आगे अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड का आप यूज हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक्सरे का किस लिए यूज किया जाता है, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स को देखने के लिए। गामा रेज का रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विजिबल, अब ध्यान से सुनिएगा, जो विजिबल रेज है उनका स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक है, उनकी जो हमारी वेवलेंथ है वो कहां से कहां तक चलती है, ठीक है। तो 700 नैनोमीटर से लेके कहां तक चलती है वो, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। ऑप्शन में ये थे 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का 400 से 100 तक। तो हमें ये पता होना चाहिए था दोनों, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो जो इस पेज में क्वेश्चन है वो पूछे ही गए हैं। देखिए 700 टू 400 ये हमारे पास है विजिबल का, और 400 टू 100 ये किसका है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट का। ये आपको याद रखना है, ये आया है पहले भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है साइंस का, लेफ्ट हैंडेड स्क्रू अपीयर राइट हैंडेड इन मिरर ड्यू टू। ये बोल रहे हैं लेफ्ट हैंडेड स्क्रू हमारे को मिरर में राइट हैंड दिख रहा है, राइट हैंडेड दिख रहा है, क्यों। ये हम रोजमर्रा के जीवन में भी हमें दिखता है। तो ये है लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। क्या है, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। देखिए जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, जो हमारा राइट हैंड है वो हमें लेफ्ट दिखता है, किसमें, मिरर के अंदर, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट की वजह से। उसके अलावा अगर हम देखें, उसके बाद आता है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या होती है, सिंगल लाइट का ये विबग्योर में टूट जाना, ठीक है। अब देखिए विजिबल लाइट में कहां से कहां तक होता है, 700 टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हम कैसे याद करते हैं, विबग्योर से हमें याद करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बैंड कौन सी होती है हमारी लाइट, वायलेट, और सबसे कम रेड। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। अगर हम रिफ्रैक्शन देखें, रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, बेंड करती है। अब वो बेंड किसके अकॉर्डिंग करती है, वो आपको बताना है। वो करती है मीडियम के अकॉर्डिंग। वो किसके अकॉर्डिंग करती है, मीडियम के अकॉर्डिंग। अगर मीडियम डेंसर है तो आपको बताना है कि वो नॉर्मल से दूर जाएगी या पास आएगी। अगर मीडियम रेयरर है तो नॉर्मल से दूर जाएगी या पास आएगी। तो देखिए जैसे अगर आप कॉइन रखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप ऐसे देखेंगे, हाथ में रखेंगे ना कॉइन को, बिना इसके अंदर डाले हुए, वाटर से भरे गिलास में डाले हुए, तो आपको नॉर्मल दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे इसके अंदर से, तो आपको दिखेगा जैसे थोड़ा सा उभरा हुआ है। जैसे ये पेंसिल है, अभी ये एम्प्टी गिलास में है, जब पानी में दिखी तो आपको क्या लगता है, थोड़ी सी बेंड हुई भी दिखती है, ठीक है। अब देखिए डिस्पर्जन क्या होता है, सिंगल लाइट का मल्टी कलर में, यानी कलर्स में कलर ऑफ स्पेक्ट्रम देना, ठीक है। सबसे ज्यादा बैंड कौन सी होती है, वायलेट, और सबसे कम रेड। नेक्स्ट आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी, लाइट का इसमें वेव नेचर लेते हैं, जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, उसमें से थोड़ी सी जगह होती है तो वो क्या कर देती है, बेंड कर देती है। क्या कर देती है, बेंड कर देती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम में टीवी लगा हुआ है, तो आपको उस टीवी की आवाज है वो भी सुनाई देती है। तो ये टीवी की आवाज क्या कर रही है, आपको सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है ना। तो वो क्या कर रहा है, वहां पर जो साउंड वेव है वो भी क्या कर रही है, हमारी बेंड करके आप तक पहुंच रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो गया। फिर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में देखिए आपको क्या दिखती है, जो रियल इमेज है वो नहीं दिखती, उससे थोड़ी सी अपरेंट इमेज दिखती है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। क्या हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटी का। हु अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जज इन इंडिया। कौन अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ इंडिया को, तो अपॉइंट करते हैं गवर्नर, स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटी। ये बताना है हमारे को, डेमोक्रेसी कैसे अकोमोडेट करती है सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, अगर हम स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो अगर हम देखें, डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज मेजोरिटी ओपिनियन इन ऑल सोशल एंड कल्चर मैटर। डेमोक्रेसी प्रमोट कल्चर यूनिफॉर्मिटी टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। डेमोक्रेसी लिमिट ग्रुप इन आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ। डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो इनमें से हमारे को सारे के सारे आंसर में से कौन सा सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे को सही लग रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following Indian Constitution Amendment Act was enacted to implement the Land Boundary Agreement between India and Bangladesh? तो अगर आप देखोगे 2015 में ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 100th अमेंडमेंट किया गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अंडर द 3 ट्रायल पंचायती राज सिस्टम ऑपरेटिंग इन हिमाचल प्रदेश विच कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एज द हाइएस्ट टायर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल गवर्नेंस।
देखिए ये हमारे से इसमें पूछा गया है कि अंडर द 3 ट्रायल पंचायती राज सिस्टम ऑपरेटिंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ से आपको पता चल गया कि कैसा पंचायती राज सिस्टम है, 3 ट्रायल पंचायती राज सिस्टम है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि विच इंस्टीट्यूशन फंक्शन एज द हाईएस्ट टायर, कौन सा है जो हाईएस्ट टायर होता है इन तीनों में से एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल गवर्नेंस। तो कौन सा होता है वो जिला परिषद, कौन सा होता है वो जिला परिषद होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्ट्री से। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड अंडर लॉर्ड डलहौजी हैड व्हाट मेजर कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडियन प्रिंसली स्टेट। क्या किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, क्या पॉलिसी थी, क्यों रानी झांसी की रानी लड़ी थी ब्रिटिशर्स से, ठीक है, वो क्या था, उनकी जो स्टेट थी अगर किसी में भी मेल बच्चा नहीं होगा या राजा नहीं होगा तो क्या कर दी जाएगी, उस स्टेट को क्या कर दिया जाएगा, अपने अंडर कर देगी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम बाकी देखें, क्रिएशन तो नहीं करेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसिंग सिस्टम ये भी नहीं था, ये होगा कि क्या कर दिया जाएगा, स्टेट का एनेक्सेशन कर दिया जाएगा, यहाँ पर मेल हेयर नहीं होगा, ठीक है। अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली। तो देखिए यहाँ से ना आपको 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो किसके द्वारा तय की गई, बनाई गई थी नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा, फॉर्मुलेटेड की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा बनाई गई थी, लॉर्ड वाइजली, ठीक है, लॉर्ड वेल्सली के द्वारा बनाई गई थी कौन सी, सब्सिडरी अलायंस इन 1798। यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, लॉर्ड वेल्सली, 1798। Which obligation was imposed on Indian ruler who accepted the alliance with British East India Company? ठीक है, तो विच ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन बताना हमें कि क्या हमारे पास ऑब्लिगेशन थी, सब्सिडरी अलायंस में क्या ऑब्लिगेशन बताई गई थी। तो देखिए अगर आप देखेंगे इसमें कौन सा था हमारे पास, अडॉप्ट इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर कोर्ट, अलाउ द कंपनी टू ट्रेड वाइल फॉर्मिंग अलायंस विद अदर स्टेट, शेयर स्टेट रेवेन्यू विद कंपनी वाइल रिटेनिंग डिप्लोमेटिक अथॉरिटी, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एंड सरेंडर कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल रिलेशन। इन चारों में से क्या था सब्सिडरी, देखिए इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एंड सरेंडर कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल रिलेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योग्राफी से। विच डेल्टा लाइज टू द नॉर्थ ऑफ चिल्का लेक, चिल्का लेक के नॉर्थ में कौन सा डेल्टा है जो लाई करता है। अगर आप बताएंगे जो चिल्का लेक है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो अगर आप देखेंगे चिल्का लेक है हमारी कहाँ है, वो उड़ीसा में है। तो चिल्का लेक के नॉर्थ में कौन सा डेल्टा लाई करता है, महानदी का, ठीक है, कौन सा डेल्टा लाई करता है, महानदी का। आप इसको रिवर सिस्टम के थ्रू भी देख सकते हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी की लोकेशन देख के आप पता लगा सकते हैं। महानदी थी जो एक लोकेशन हमें ध्यान में रखनी थी नदी की, क्योंकि वही लोकेशन हमारे को चिल्का के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स से। विच एडवांटेज डू कंप्यूटर्स प्रोवाइड टू द इंडियन इकोनॉमी एज अ लाइफलाइन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमारे से पूछा गया है नेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सी एडवांटेज है जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के केस में। दे ओनली प्रोवाइड लार्ज डाटा storage for government official, they reduce the need for skilled worker in all industry, they enable rapid processing and sharing of information across sector, they mainly help in entertainment and gaming। इनमें से आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, तो अगर हम देखेंगे इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमें लग रहा है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट इलुस्ट्रेट द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल culture in India, closure of the public sector unit, establish of special economic zone with tax incentive, random location of factory without planning, unregulated industry growth in rural area। कौन सा आपको लगा, देखिए अगर आप देखोगे which of the following scenario best illustrate the role of government policy in promoting industrial cluster in India। इंडस्ट्रियल क्लस्टर अगर हमें इंडिया में प्रमोट करना है तो कौन सा जो रोल है वो गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया लगा। देखिए अगर आप रैंडम लोकेशन को बना दोगे फैक्ट्री के लिए विदाउट प्लानिंग तो ये तो नहीं होगा, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये भी नहीं होगा रूरल एरिया में, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली एक्सप्लेन व्हाई द टर्म ऑफ क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ लेंडर एंड बोरोवर। हमें बोला गया है टर्म जो क्रेडिट है इनके अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लेंडर के लिए भी और बोरोवर के लिए भी।
हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखें तो देखिए, दे इंक्रीज द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दे रिमूव ऑल रिस्क इन्वॉल्विंग इन लेंडिंग एंड बोरो, दे इंश्योर दैम ऑल बोरोअर रिसीव इक्वल लोन अमाउंट, दे स्पेसिफाई द इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड टाइम ऑफ रीपेमेंट बाय द टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेंडर के लिए भी और बोरोअर के लिए भी। इंटरेस्ट रेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोलेटरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ रीपेमेंट दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टेस्ट। तो यहाँ से जीएसटी की फुल फॉर्म भी हमारे को पता चलेगी। गुड्स एंड सर्विस टेस्ट इज वाइडली कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इन विच ईयर जीएसटी इंप्लीमेंट इन इंडिया, कौन से ईयर में हमारा जीएसटी लागू हुआ था, हमें ये बताना है। देखिए, जिस ईयर में वो जीएसटी लागू हुआ वो कौन सा ईयर था, 2017, 2017। अब आपको डेट बतानी है, कौन सी डेट को ये लागू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय लेबर क्लास इन मैनी डेवलपिंग कंट्री। तो ये बोला गया है कि कौन सी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस की जाती है लेबर क्लास के द्वारा डेवलपिंग कंट्री में। देखिए, आज इंटरनेशनल लेबर डे भी है, तो ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे, ओनरशिप ऑफ लार्ज कंपनी, concentration of excessive wealth, low wages and lack of job security, high political influence। तो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो फेस करती है लेबर क्लास, कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है, वो लो वेजेस उन्हें मिलते हैं, उसके अलावा उन्हें लो वेजेस मिलने के साथ साथ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी होता है, जॉब सिक्योरिटी की भी उन्हें कोई इंश्योरेंस नहीं दी जाती। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूड, कौन से लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए इंक्लूड नहीं है, फॉरेस्ट ओनली, नेट सोन एरिया, बैरन एंड वेस्टलैंड, ग्रेजिंग लैंड। इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास बैरन एंड वेस्टलैंड। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये जो लैंड है ये कल्टीवेशन के लिए नहीं इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक जीके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक, कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक से कौन सा रिलेट नहीं करता। तो देखिए, स्वरनाम, वर्नाम, कीर्तनाम, तारानाम। ठीक है, ताराना, तो ये है हमारे पास ताराना। कौन सा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ताराना। हमें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मे बी आधों को नहीं पता हो, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से। विच रिवर फ्लोज थ्रू द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। अब देखिए, जब हम अपनी रिवर्स पढ़ते हैं ना, तो हम साफ साफ देखते हैं कि कौन सी रिवर कौन से एरिया से जा रही है। तो कुल्लू वैली से कौन सी रिवर जाती है, व्यास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वाइडली नोन फॉर इट्स ग्रेसफुल फुटवर्क, रिथमिक मूवमेंट, वाइब्रेट अटायर एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल। देखिए, कौन सा वर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल, नाटी। नाटी हमारी क्या किसमें रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, विच रिवर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बाउंड्री ऑफ महाराजा रणजीत सिंह सोवरेन टेरिटरी टू दी नॉर्थ बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिश एंड महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। इस ट्रीटी में क्या तय किया गया था कि जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के बीच की टेरिटरी होगी। सतलुज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Before becoming a state in 1971, Himachal Pradesh had the status of dash onwards from 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश को क्या दर्जा मिला, तो मिला था यूनियन टेरिटरी का, यूटी थे हम, क्या थे, यूटी थे। Which of the following was not one of the district merged into Himachal Pradesh in 1966 during the reorganization of Punjab state। तो अगर आप देखोगे बिलासपुर कब मिली थी, 1954 को, 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कौन सी नहीं है जो 1966 में नहीं मिली, तो ये नहीं मिली थी। उसके अलावा यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कुल्लू मिला, शिमला मिला, कांगड़ा मिला, लेकिन बिलासपुर 1954 में मिल गया है। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लॉन्च अ स्कीम इन 2025 टू प्रोवाइड 3 per liter इंसेंटिव थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर रजिस्टर्ड विद प्राइवेट मिल्क कोऑपरेटिव इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन रूरल मिल्क बेस्ड इकोनॉमी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम। तो हमें बताना है उस स्कीम का क्या नेम था, हिमाचल प्रदेश की उस स्कीम का क्या नेम था जिसके थ्रू क्या मिलना था, 3 per liter इंसेंटिव मिलना था। तो देखिए, अगर इसका आंसर देखेंगे तो
इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है हमारे पास, अगर हम स्कीम का नाम देखें, दूध प्रोत्साहन योजना, दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, डायरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ग्रामीण दुग्ध विकास योजना। इसका जो सही आंसर है वो है दूध प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो स्टेट फ्लावर कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बुरांस, क्या बोला जाता है? गुलाबी बुरांस, पिंक रोहिड्रेंड्रॉन। ठीक है, गुलाबी बुरांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट अफेयर। इन सितंबर 2025 विच साइट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश वाज एडेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो हमें ये बताना है। अब देखिए, करंट अफेयर में आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर भी इंक्लूड किए हैं गवर्नमेंट कमीशन ने। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कहां पर है हिमाचल प्रदेश में। इन अप्रैल 2025 पूनम गुप्ता, अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, वाज अपॉइंटेड टू विच ऑफ द की पोजीशन इन इंडिया? कहां पर अपॉइंट की गए वो? ठीक है, पूनम गुप्ता। तो आपको बताना है इस ऑप्शन को। देखिए, करंट अफेयर से आप देख रहे हैं अपॉइंटमेंट से आया है। कहां से आया है? अपॉइंटमेंट से आया है। तो ये कौन बने हैं? डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिप्टी गवर्नर बने किनके? आरबीआई के। इन नवंबर 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट described as India's heaviest communication satellite was launched to geosynchronous transfer orbit from Indian soil? पूछा गया है हमारे पास। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें 2025 के करंट अफेयर भी पूछ रहा है कमीशन। और जबकि ये पेपर कब हुआ था? ये पेपर हुआ था हमारा अभी अप्रैल में। तो हमें करंट अफेयर 6 मंथ के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जी सेट 11। ऑप्शन बी इज द जी सेट 11। हैवीएस्ट है तो इसका वेट कितना है? अप्रोक्सीमेट 5854 किलोग्राम। कितना है? 5854 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच बुक बाय किरण देसाई रिलीज्ड इन सितंबर 2025 एक्सप्लोर द लाइव्स ऑफ 2 इंडियंस इमिग्रेंट रिटर्न राइटर इन द यूएस? विच बुक बाय किरण देसाई रिलीज्ड इन सितंबर 2025 एक्सप्लोर द लाइव्स ऑफ 2 इंडियन इमिग्रेंट राइटर इन यूएस? देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द हंग्री टाइड, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। तो हमें बताना है कि इनके द्वारा, किनके द्वारा? किरण देसाई द्वारा कौन सी बुक है जो लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है वो है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एस्टिमेट रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द स्टेट फॉर 24-25 एज परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेट जीडीपी? ठीक है, क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश बजट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कितना रेवेन्यू डेफिसिट है 24-25 के लिए स्टेट जीडीपी का? ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेट जीडीपी। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3.5। हु वाज इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फॉर 25-26? इन्हें अपॉइंट किया है क्या? नेशनल प्रेसिडेंट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, आईआईए के क्या बने? प्रेसिडेंट कौन बने? देखिए, आईआईए का भी हमारे को पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या पता, कभी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि आईआईए की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। का आंसर है वो है दिनेश गोयल। क्या है? दिनेश गोयल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 10,000 मीटर बाय क्लॉकिंग 27 आवर एट द 10-20-25 एथलेटिक्स मीट इन कैलिफोर्निया? इनमें से कौन है हमारे जो हमारे पास इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है? हमारे पास नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है एथलीट के द्वारा। देखिए, इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, गुलवीर सिंह। इन दिसंबर 2025 इसरोज LVM-3M6 मिशन सक्सेसफुली प्लेस्ड विच सैटेलाइट इनटू इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट? इसके द्वारा इसरो ने LVM-3 मिशन के द्वारा कौन से सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया? इसका जो आंसर है हमारे पास, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। Which former CJI and prominent political figure released his debut book Why the Constitution Matter in सितंबर 2025? देखिए, जब ये CJI थे हमारे, तो ये बहुत न्यूज में रहते थे। तो वो है हमारे पास DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो इनकी बुक का नाम हमें याद रखना है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इन द डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ नेपाल एंड बोलिविया, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल प्लेड बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? कंडक्टिंग फॉर्मल negotiation independently with political ruler and corporation, suppressing opposition voice, formulating and enforcing law on behalf of the state, mobilizing citizen for collection action against unfair policies। क्या काम था हमारे पास? किसका? सिविल सोसाइटी का। किसका? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, नेपाल और बोलिविया के डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। हमें ये बताना है, तो मोबिलाइज करना था सिटीजन को किस चीज के लिए? फॉर कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट अनफेयर पॉलिसीज। अनफेयर पॉलिसीज के खिलाफ खड़े इकट्ठे करना किसको? सिटीजन्स को। सिविल सोसाइटीज का ये काम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ये वाले पेपर में अगर आप देखेंगे रीजनिंग से बहुत सवाल पूछे गए, उसके अलावा करंट अफेयर में एचपी करंट अफेयर के भी बजट के सवाल पूछे गए, ठीक है। और जो करंट अफेयर पूछा गया इंडिया का भी या वर्ल्ड का, तो वो पूछा गया 6 मंथ का, यानी नवंबर से पूछा गया। नवंबर से देखने को मिला हमारे को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल में ये पेपर था, यानी 6 मंथ के करंट अफेयर हमारे को कवर करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।